अब आपके सवाल ये होंगे कि आप पोस्ट कोविड को पहचाने कैसे। अगर कोरोना से रिकवर हो जाने के बाद भी आपको कई परेशानियां पेश आ रही हैं। बहुत बार क्या होता है, चूंकि मैं खुद भी कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान मैं पीड़ित रहा और उसके बाद आज तक भी लगभग 8 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी कई परेशानियां मुझे आती हैं। तेज धड़कन चलने लगती है। तो मेरा सवाल यह होगा कि कहीं मैं दिल का मरीज तो नहीं बन जाऊंगा। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें फेफड़े की अलग अलग बीमारियां हो गई हैं, कई लंग फाइब्रोसिस से परेशान हैं, महिलाएं कई ऐसे हैं जिन्हें गॉल ब्लैडर में सूजन की परेशानियां आने लगी हैं, कई अलग अलग परेशानियां हैं, कई लोगों को हड्डियों में दिक्कत होने लगी है। तो फिर देश के बड़े डॉक्टर्स का पैनल मेरे साथ में जुड़ा है जो आपके हर एक सवाल का जवाब देगा। आप में से कई ऐसे होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि अगर आपका बच्चा कोरोना से रिकवर हो गया है और पोस्ट कोविड सिंड्रोम से परेशान है और पोस्ट कोविड सिम्टम्स उसमें भी आते हैं, तो क्या उसके लिए अलग तरीके का ट्रीटमेंट करना है? क्या आप उसे पीडियाट्रिशियन के पास लेकर के जाते हैं या फिर नॉर्मल फिजिशियन के पास में जाना है या फेफड़े वाले डॉक्टर यानी पल्मोनरी एक्सपर्ट के पास में आपको जाना है? ये सब कुछ डॉक्टर का पैनल हम कर देते हैं ओपन। पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली देश के जाने माने फिजिशियन हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा पूर्व निदेशक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। डॉक्टर शरद सिंघी आप कोविड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी आप इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर पुनीत अग्रवाल बहुत खास मेहमान हैं, डायरेक्टर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट मैक्स हॉस्पिटल साकेत से मेरे साथ में जुड़े हैं। डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, सबसे पहले आसान शब्दों में मुझे और मेरे दर्शकों को यह समझाएं कि पोस्ट कोविड सिम्टम क्या है, पोस्ट कोविड नाम का ये सिंड्रोम आखिरकार क्या है, कब हमें यह पहचान हो जाती है कि कोरोना से रिकवर होने के बाद भी पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड की जद में एक पेशेंट है। कोविड इन्फेक्शन के बाद यदि पेशेंट को क्लस्टर ऑफ कई सिम्टम्स रहते हैं, जिसमें कि पेशेंट को फैटीग होना, ज्यादा थकान हो जाना, पेशेंट को ब्रेन फॉगिंग होना या कंसंट्रेशन डिफेक्ट होना, लर्निंग कैपेसिटी प्रॉब्लम होना, या पेशेंट को बॉडी में जोड़ों में जगह जगह दर्द होना, ये वाले सिम्टम्स, सिर दर्द रहना, ये वाले सिम्टम्स पेशेंट को कफ का रहना, ये पेशेंट को सिम्टम्स कोविड इन्फेक्शन के बाद यदि यदि 3 महीने तक बने रहते हैं, 3 मंथ्स तक बने रहते हैं, तो इसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोलते हैं। और यदि 3 मंथ्स के बाद ही बने रहते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को लॉन्ग कोविड सिंड्रोम्स बोलते हैं। इसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती है। यदि ये सिम्टम्स, अधिकतर सिम्टम्स 70 to 80% सिम्टम्स अच्छे खान पान से और प्रॉपर ज्यादा फ्लूइड लेने से ये सिम्टम्स अधिकतर खत्म हो जाते हैं। लेकिन यदि ये सिम्टम्स पेशेंट को प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, डेली एक्टिविटीज में प्रॉब्लम करते हैं, वो अपना ऑक्यूपेशन एक्टिविटी नहीं कर पाता है, घर के काम नहीं कर पाता है, तब उनको नियर बाय फिजिशियन को या स्पेशलिस्ट को, जैसे कफ की प्रॉब्लम हो रही है तो पल्मोलॉजिस्ट को, या ब्रेन फॉगिंग हो रहा है, या फिर वीकनेस आ रही है तो न्यूरोलॉजिस्ट को, या हार्ट इशू हो रहा है तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। इसमें कुछ सिम्टम्स के लिए डेफिनेटिव इलाज की जरूरत होती है और उस समय स्पेशलिस्ट डिसाइड करता है कि क्या इलाज किया जाए डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स। डॉक्टर पुनीत, चूंकि मैंने खुद भी ये महसूस किया है, सेकेंड वेव के दौरान मैं भी कोविड पीड़ित रहा था और मैंने ये महसूस किया है कि बहुत बार रात में सोते वक्त दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बहुत बार सांस सी फूलने लगती है, बहुत बार अभी भी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा थकान सी महसूस होती है। हमें ये बताएं कि पोस्ट कोविड की परेशानियों में वो कौन से मरीज हैं, वो कौन सी कैटेगरी है जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत पेश आती है? अगर मैं कैटेगराइज करके बताऊं, अगर किसी को फेफड़े की दिक्कत है, अगर कोई डायबिटिक है, अगर कोई हार्ट पेशेंट है, या अगर कोई हड्डी रोग से ग्रसित है, इसमें अगर मैं कैटेगरी बनाता हूं, दिक्कत किसे पोस्ट कोविड में सबसे ज्यादा है? पोस्ट कोविड में पेशेंट्स जिनको पहले से प्रॉब्लम रहती है, देखा गया, इस पर काफी स्टडीज हो चुकी हैं और हम लोग ने भी मैक्स हॉस्पिटल साकेत में स्टडीज किया है, क्योंकि मैक्स वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर। जिन पेशेंट्स को पहले से प्रॉब्लम रहती है, जैसे ओबेसिटी रहती है जिनको, या डायबिटीज पहले से रहती है, या पेशेंट जिनको पहले से मेंटल इलनेस है, स्ट्रोक पहले से हो चुका है, या पहले से उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, पेशेंट्स को हार्ट डिजीज है पहले से, ऐसे पेशेंट्स को कोविड इन्फेक्शन के बाद पोस्ट कोविड सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं। या पेशेंट की स्टडीज में भी देखा गया है, जिनकी एडल्ट होते हैं मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज वाले, उनको भी पोस्ट कोविड सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को जब भी ये सिम्टम्स होते हैं देखना चाहिए, सिम्टम्स यदि उसको रियली प्रॉब्लमेटिक है तो फिजिशियंस को, नियर बाय फिजिशियंस को या स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। हाँ डॉक्टर पुनीत, मेरे कुछ और भी सवाल हैं आपसे, लेकिन मैं बाकियों के लिए भी पैनल एक बार ओपन कर देता हूं, उसके बाद दोबारा आपके पास हम लौट करके आते हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, अब पोस्ट कोविड सिम्टम में कई अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं जिसके बारे में डॉक्टर पुनीत ने मुझे बताया है और आम जो दर्शक है ये भी समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन
पोस्ट कोविड सिंड्रोम की पहचान कितने दिनों में होती है? ये कितने दिनों तक ये परेशानी पेश आती है? 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 9 महीने, कितने दिनों तक ये परेशानी पेश आती है? और अगर परेशानी आती है, वो कौन सा वक्त है, वो कौन सा जंक्चर है जब हमें डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए? डॉक्टर स्वाति, अब तक मेरी आवाज आ रही है क्या? टीम ऑडियो इंजीनियर एंड टीम पीसीआर, हम डॉक्टर स्वाति के पास में चलेंगे, लेकिन उससे पहले बनारस का रुख कर लेते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बनारस में हैं और इस वक्त आरती में शामिल हुए हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे, क्योंकि आज ही थोड़ी देर पहले ही संत रविदास के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आए थे आपको दिल्ली के करोल बाग में, और रविदास धाम मंदिर में ही इस वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की, एक भावनात्मक कनेक्ट बनाने की हमेशा ही कोशिश किया करते हैं, और इस वक्त यूपी के वाराणसी की तस्वीर यानी पूर्वांचल की तस्वीरें आ रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त यूपी के बनारस में हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वापस से हमें अपने पैनलिस्ट के पास में चलना चाहिए, जहां पर हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, मेरा सवाल आपसे यही था, मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूं। कितने, ठीक है डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी के ऑडियो में दिक्कत आ रही है। डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सर ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम की परेशानी से निजात कितने दिनों में मिलता है? कब तक ये परेशानी रहती है? यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, जिसको हुआ है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप डॉक्टरों के चक्करों में ज्यादा न पड़े। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है पोस्ट कोविड में। कोविड के नाम से ही लोग इतना घबराना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं जीऊंगा कि मरूंगा। तो जो भी उसके बाद कुछ होता है, तो जैसे लोग वैक्सीन लगती है तो उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। कुछ भी हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, वैक्सीन लगवाई थी कल, मेरा एक्सीडेंट हो गया क्योंकि कोविड हुआ था मेरे को। तो ये मैं समझता हूं कि ये जरूर पोस्ट कोविड सीक्वली होते हैं, कंडीशंस होती हैं या पोस्ट कोविड सिम्टम्स होते हैं, जो उन लोगों में अधिक होते हैं जिनको आईसीयू में भर्ती हुए या जिनको एचडी हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में भर्ती हुए। जो लोग घर पे रह के माइल्ड कोविड से रिकवर कर गए हैं, उनको इसकी संभावना न्यूनतम होती है। इसलिए, और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, इम्यूनिटी पहले से डाउन थी किसी वजह से, उन लोगों में, या किसी को सांस की बीमारी पहले से चल रही थी, उनके लंग में निमोनिया हो गया, तो नेचुरली उनको अधिक सिम्टम्स होने की संभावना होती है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, कि पहले जब हमको वायरल का बुखार होता था, उसके बाद खांसी 3, 4, 5, 6 हफ्ते चलती थी और आज भी चलती है। ऐसा नहीं है कि वो फिनोमिना कोई बंद हो गया, कि कोई भी आम बुखार भी जो होता था वायरल का, उसमें भी। तो रेस्पिरेटरी वायरसेस जब हम कहते हैं, तो अच्छी बात ये है कि ओमिक्रॉन वाले में लंग्स अफेक्ट नहीं हुए, केवल गले तक रहा, लेकिन लोगों को इसमें भी खांसी की शिकायत रही है ज्यादा दिनों तक, ज्यादा हफ्तों तक। तो इसमें मैं समझता हूं, हम जो बताते हैं कि प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और साथ में अपनी फिजिकल एक्टिविटी जितना जल्दी रिज्यूम कर सकते हैं, अपनी डाइट को जितना अच्छे से शुरू कर सकते हैं, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का सेवन बहुत आवश्यक हो जाता है। और इसके अलावा अपना मनोबल, उसको ना गिरने दें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये आपने बहुत बड़ी बात की है, ये आपने बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा कोरोना तोड़ देता है। बहुत बार आम पेशेंट जो है डिप्रेशन में चला जाता है, और सिर्फ वही डिप्रेशन में नहीं जाता, उसकी वजह से परिवार के बाकी लोगों को भी बहुत बार ऐसी जरूरत आन पड़ती है कि आखिरकार ये कोरोना हमारे लिए कितनी ज्यादा दिक्कत छोड़ करके गया है। साइकोलॉजिकली और मेंटली मजबूत रहने के लिए क्या करना है, इसके बारे में मैं अलग सेशन में आप सभी के साथ में बातचीत करूंगा। लेकिन पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली, चूंकि देश के जाने माने आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पोस्ट कोविड सिंड्रोम में हमने एक चीज देखी है कि सांस से जुड़ी दिक्कत बहुत ज्यादा आती है। सांस से जुड़ी दिक्कत का मतलब यह है कि जिन्हें लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, इन्हें भी दिक्कत आने लगती है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि पहले से ट्यूबरकुलोसिस के शिकार होते हैं, इन्हें दिक्कत आने लगती है। हार्ट पेशेंट होते हैं, अगर किसी के लिए आर्टरीज या वेन्स ब्लॉक हैं, इन्हें दिक्कत आने लगती है। हार्ट पेशेंट, अगर किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी शिकायत है, तो इन्हें दिक्कत आने लगती है। अपनी सांस को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना है, डॉक्टर मोहसिन वली? जी बिल्कुल, आप चूंकि खुद इससे सफर किए हैं, आपकी जो धारणा है, जो रिसर्च है, मैं उसको सलाम करता हूं।
और अगर ये सिम्टम्स जो आपने बताए 4 से 12 हफ्ते के बाद रुक जाएं तो फिर इसके लिए हमको कुछ खास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखाना होता है, जैसे कि अभी डॉक्टर पुनीत अग्रवाल ने बताया। तो ब्रेन के लिए न्यूरोलॉजिस्ट को और कार्डियोलॉजिस्ट को, उसमें इसमें जो सबसे नई रिसर्च जो अभी 6-7 दिन पहले आई है वो ये है कि जो इसका स्पाइक S1 प्रोटीन होता है वो एमाइलॉइड क्लॉटिंग एक फिनोमेना होती है, उसको ट्रिगर करता है और ये आसानी से डिटेक्ट नहीं होता क्योंकि जो क्लॉट्स बनते हैं उनके अंदर वो बायोमार्कर ट्रैप हो जाते हैं जिसको हम ब्लड में टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए खास तरह की टेस्टिंग करनी पड़ती है जिसको हम थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी कहते हैं, TEG स्कैन्स करने पड़ते हैं। तो ये छुपा हुआ दुश्मन होता है जो ब्लड के अंदर घूमता रहता है, जो क्लॉट करके हमारे माइक्रो सिस्टम को, जो माइक्रोवेस्कुलर सिस्टम है उसको पैरालाइज कर देता है, उसमें इस्कीमिया पैदा कर देता है, खून का दौरान कम कर देता है। और ये फिनोमेना ब्रेन में, किडनी में, हार्ट में, आईज में और मसल्स में, ये इन सब ऑर्गन्स में होती है। तो ये जो सब सिम्टम्स होते हैं ये अदृश्य, इसका जो साइड इफेक्ट है कोरोना का, जो हमें अभी लेटेस्ट पता लगा है, माइक्रो एम्बोलाई या माइक्रो थ्रोम्बोसिस, एमिलॉइड थ्रोम्बोसिस, जो छुपी हुई थ्रोम्बोसिस होती है और जो इसके लिए जरूरी नहीं है कि प्लेटलेट, उसको प्लेटलेट फ्री ब्लड में भी ये दिखाई दी गई है। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब इसका साइड इफेक्ट सामने आया, इसलिए हमको करीब साल भर तक इससे सावधान रहना चाहिए। जैसा डॉक्टर मिश्रा ने बताया, अपना हमें साइकोलॉजिकल और मोरल पैटर्न ठीक रखना चाहिए, लेकिन अपना शुरू में डॉक्टर साहब ने बताया था कि वेल हाइड्रेटेड रखना है, अपने को एक्सरसाइज करना है। और आपके सवाल के जवाब में ये कहूंगा कि रेगुलर प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग प्राणायाम के साथ अनुलोम विलोम, और मैं घर पे साइकिलिंग करता हूँ। मेरे को भी 5 हफ्ते आईसीयू में रहना पड़ा था, मुझे ये होता है। डॉक्टर मोहसिन वली, मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी पिछले 1 साल से या 9 महीने से, जब से मैं कोरोना पीड़ित रहा, मैं खुद भी ये सारी चीजें स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूं। मैं प्राणायाम भी कर रहा हूं, अनुलोम विलोम भी कर रहा हूं और यहां तक भी मैं रेस्पायरोमीटर का भी इस्तेमाल करता हूं ताकि मुझे सांस की दिक्कत आगे आने वाले दिनों में पेश ना आए। डॉक्टर शरद सिंघी, चूंकि आप सर्जन हैं, कोविड एक्सपर्ट हैं, आपके जरिए एक टेक्निकल चीजें मैं समझना चाहूंगा। हमने पिछले 2 साल में देखा कि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट आए हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, लैम्डा वेरिएंट तक आया है, डेल्मिक्रॉन आया है, ओमिक्रॉन तक आया है। अब इन सभी से रिकवर होने के बाद क्या सभी के पोस्ट कोविड लक्षण अलग अलग हैं या एक जैसे ही हैं? और अगर अलग अलग हैं तो किस वायरस के बाद पोस्ट कोविड ज्यादा खतरनाक हो जाता है? नहीं, देखिए, एक तो वेरिएंट पे भी डिपेंड करता है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर सिंघी, बोलें आप। तो एक तो वायरस पे भी डिपेंड करता है, वेरिएंट कौन सा वायरस का वेरिएंट है, प्लस मेजॉरिटी वे ये भी डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसे है बिफोर द कोरोना यू हैव इन्फेक्टेड, गॉट इन्फेक्टेड। सो इफ योर इम्यूनिटी इज गुड, आपको इन्फेक्शंस कम होंगी। और आपने कोरोना के टाइम में किस तरह का आपका डायबिटीज पहले से था, जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, आपकी एज क्या है, आपकी इम्यूनिटी क्या है। इनफैक्ट यंग लोगों की भी इम्यूनिटी बहुत कम होती है क्योंकि वो डाइट ठीक से नहीं लेते, वो एक्सरसाइज करते नहीं है। तो अगर आपने पहले से किया हुआ है सारा कुछ तो आपको प्रॉब्लम्स कम हो गया। एंड डेफिनेटली ओमिक्रॉन में क्या हुआ है कि बिकॉज इट वाज वेरी वेरी हाईली इन्फेक्टिव, ठीक है, बट सीरियसनेस कम थी उसमें, मतलब आईसीयू की एडमिशन, डेथ्स थोड़े कंपैरेटिवली काफी कम हुए हैं। तो उससे पहले जो हमारा जैसे डेल्टा वेरिएंट था उसमें डेफिनेटली सेकेंड वेव में तो बहुत इवन यंग लोगों को बहुत डेथ्स हुई हैं। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके डॉक्टर्स हैं या और ऐसे हमारे रिलेटिव्स हैं जिनके इवन एट द एज ऑफ 30, 25, 30, 40 लोगों की डेथ्स हो गई। तो ऑब्वियसली ओमिक्रॉन वाज द लीस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली क्या होता है कि जब वायरस पहला आता है और उसके बाद में धीरे धीरे म्यूटेशन होकर अलग अलग वेरिएंट आती है तो यूजुअली 99% वो वायरस वीक हो जाता है। बहुत रेयरली होता है कि वो स्ट्रॉन्गर बनता है। तो जो इनिशियल फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव में था वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर वायरस इन द सेंस कि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस करता था। और क्योंकि देखिए म्यूकोर भी जो है वो सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा म्यूकोर, मैं ईएनटी सर्जन हूं तो सेकेंड वेव में आई हैव सीन लॉट ऑफ म्यूकोर माइकोसिस पेशेंट्स विच इज सेकेंडरी टू दिस थिंग। एंड उसमें ये भी हमें पता चला कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको म्यूकोर हुआ था वो डायबिटीज उनको बॉर्डर लाइन था, पहले डायबिटीज नहीं पता था। जैसे उन्होंने स्टीरॉइड्स लिया तो उनको बिल्कुल एकदम से इंक्रीज हो गया ब्लड शुगर और पता ही नहीं चला, और म्यूकोर से जब प्रेजेंट किया तब हमें डिटेक्ट किया कि उनको शुगर है। ठीक कह रहे हैं आप, तो ठीक कह रहे हैं। और डॉक्टर सिंघी, रखना पड़ता है। हाँ डॉक्टर सिंघी, कई केसेस तो ऐसे भी आए हैं जहां पर अगर आप कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराते हैं
पोस्ट कोविड रिकवरी चल रही है और रिकवरी के दौरान ही ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाया करता है। मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ था। हालांकि फिर डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि आप रोजुवास्टेटिन जैसी दवाइयां खाएं, ये डॉक्टर्स कहते हैं। यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। आप कोई भी अगर दवाई खाते हैं बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं खाएंगे। ये स्ट्रिक्टली हम आपसे ये कह देना चाहते हैं, ये हमारी तरफ से स्ट्रिक्ट एडवाइस है। बिल्कुल टेलीविजन पर कही हुई किसी बात के हिसाब से आप दवाई नहीं खाएंगे। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं जो मेरे साथ में घटी है। लेकिन क्या होता था कि उसके बाद डॉक्टर्स ही कहते थे कि रोजुवास्टेटिन खा लिया जाए, ट्राइग्लिसराइड लेवल नीचे आ जाएगा और लंबे वक्त तक खाना है। क्या ऐसी दवाइयां भी खाने का कोई नुकसान होता है या फिर नहीं, इसके बारे में मैं पूछूंगा। लेकिन डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, मैं भी थोड़ी देर पहले मेंटल हेल्थ की बात कर रहा था। अगर सबसे ज्यादा किसी को हिट किया है पोस्ट कोविड सिंड्रोम के दौरान हमने देखा है तो ये हमारी मानसिक स्थिति रही है, यानी हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो रहा है ये बुरी तरीके से प्रभावित रहा है। कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए, बहुत से ऐसे थे जिन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ा, कई ऐसे थे जिन्हें साइकेट्रिस्ट के पास में जाना पड़ा। हम अपनी मानसिक सेहत पोस्ट कोविड ठीक कैसे रखें, दुरुस्त कैसे रखें, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले मैं जरूर ये बोलना चाहूंगी कि लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं लॉन्ग कोविड को लेकर के। एक सबसे बड़ी जो है वो ये लोग सोचते हैं कि जिनको सिवियर बीमारी होती है उन्हीं को लॉन्ग कोविड होगा, जबकि स्टडीज साफ तौर से कहती है कि माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केसेस में भी आगे चल के आपको इस तरह के जो लक्षण जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं ये दिख सकते हैं। इसलिए सभी को सचेत रहने की जरूरत है, यानी कि जिनको भी कोविड हुआ है उनको अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं पोस्ट कोविड सिंड्रोम या लॉन्ग कोविड सिंड्रोम हो सकता है। जैसा कि आपने कहा, ये बहुत जरूरी बात है कि जिस तरह से हम कोविड जब होता है तो जो हमारी खून की धमनियां होती हैं उसमें उत्तेजना पैदा होती है। तो केवल हमारी लंग्स नहीं है, क्योंकि खून हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है, इसलिए हमारे जो शरीर के बाकी ऑर्गन्स हैं उनको भी ये इफेक्ट करता है, जिसमें हमारा ब्रेन भी आता है, हमारा हार्ट भी आता है, किडनी भी आते हैं, जॉइंट्स भी आते हैं। तो सब हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो एक रिस्क पर रहते हैं और ऐसे में आपको पहले से क्या बीमारियां थी, आपका इम्यूनिटी लेवल पहले कैसा था, उन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गन्स पर कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा। साथ ही जैसे आपने कहा, जो कि हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं, ब्रेन फॉग। तो ये ब्रेन फॉग एक्चुअली है क्या? ब्रेन फॉग का मतलब है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं या आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है, आपने कुछ चीज कहीं रखी याद नहीं है, या एकदम से अचानक से अभी कुछ बात पता चली थी लेकिन भूल गए, या आपको जो है बहुत ज्यादा डिप्रेशन की फीलिंग हो रही है या नींद आने में दिक्कत हो रही है, तो ये सब चीजें जो है ज्यादातर हम ब्रेन फॉग की कैटेगरी में डालते हैं। और ज्यादातर हम ये देख रहे हैं कि जिन लोगों को कोविड हुआ है उनमें से कुछ लोगों को इस तरह की समस्या सामने आ रही है। अब आप इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, 2-3 चीजों का बहुत जरूरी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। पहली बात यह है कि हम जब कोविड से ठीक हो रहे हैं तो हमें अपनी डाइट अच्छी रखनी है, हमें अपनी डाइट में प्रोटीन्स को लेकर के आना है, ताकि हमारी बॉडी जो इतना कोविड से अभी फाइट कर रही थी उससे बेटर रिकवरी कर पाए, और जो रिपेयर मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का उसमें प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। तो हमें प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। दूसरा है पानी, हाइड्रेशन मेंटेन करना। अब जो लोग अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं या ब्रेन फॉग हटाने के लिए हम कॉफी जैसी चीजों का सेवन करने लगते हैं, ये सब चीजें डिहाइड्रेशन करती हैं। तो हमें भी कोशिश करना है कि हम इन चीजों से दूर रहें और हम अच्छा हाइड्रेशन रखें। एक्सेप्ट ऐसे लोग जो कि पहले से हार्ट के या किडनी के पेशेंट्स हैं जिनको बोला गया है कि पानी कम पीना है डॉक्टर के द्वारा, उस कैटेगरी को अलग कर दे। तो बाकी जितने लोग हैं हमें अच्छे से पानी पीने की जरूरत है ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे और बेटर फाइट कर पाए। तीसरी चीज, हमें जो एक्सरसाइजेज अपनी शुरू करनी है वो बहुत जरूरी है, लेकिन हमें एग्रेसिव एक्सरसाइजेज नहीं शुरू करनी है। शुरू के 2 हफ्ते हमें जो माइल्ड एक्सरसाइजेज है वो शुरू करनी है। और एक बहुत अच्छा नुस्खा है इसका। देखिए, हमारा जो हार्ट रेट होता है उसको हमें लगभग 60% तक ही बढ़ाना है शुरू के 2 हफ्तों में। और इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, 220 माइनस एज, यानी कि जो आपकी एज है उसको आपको माइनस करना है 220 में से। तो अगर 40 साल का व्यक्ति है तो लगभग उसको जो अपना शुरू के 2 हफ्ते में 60% तक ही हार्ट रेट बढ़ाना है, यानी कि 100-110 के आसपास ही रखना है। तो शुरू के दिनों में आप वॉकिंग करिए, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ी जॉगिंग कर सकते हैं। आपने चूंकि हार्ट रेट की बात की है, आप पल्स रेट की बात कर रही है ना, तो मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल के पास में एक चीज के लिए जाता हूं। डॉक्टर माहेश्वरी, दोबारा आपके पास मैं लौट करके आऊंगा। डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनका यह कहना है कि आज भी उनकी पल्स रेट एक्सरसाइज या वॉकिंग सिचुएशन में नहीं बल्कि बैठे भी रहते हैं तो 100, 105, 110 के आसपास में होती है। क्या यह भी पोस्ट कोविड की पहचान है? अगर है तो यह कितना ज्यादा खतरनाक है? और कई मेरे ऐसे जानने वाले हैं जो ये कहते हैं कि लंग्स में दिक्कत उन्हें इसलिए हो गई है क्योंकि वो लंग फाइब्रोसिस का शिकार हो गए हैं, और लंग फाइब्रोसिस की वजह से उनके लंग्स सॉफ्ट की वजह एक हिस्सा जो है वहां पर कठोर सा हो गया है। क्या यह लंग फाइब्रोसिस किन्हीं भी हालातों में रिवर्ट होती है या नहीं? अगर नहीं होती तो करना क्या है?
देखिए, मैं वैसे न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन आपको हार्ट रेट के बारे में बता सकता हूँ कि हार्ट रेट यदि बढ़ता है, जैसे आप 100-105 बोल रहे हैं, ये हार्ट रेट का बढ़ना बहुत सारे कारण से हो सकता है। इवन पेशेंट यदि एंजाइटी है, उसको घबराहट है, डिप्रेशन है, जो आजकल पोस्ट कोविड भी बहुत कॉमनली हो जाता है लोगों को ज्यादा सोचने से। जैसे डॉक्टर शर्मा ने सही बोला कि पोस्ट कोविड के बाद अधिकतर लोग को डॉक्टर के पास नहीं जाना होता है, घर पे ही यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन करते हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं, और डॉक्टर अली ने और डॉक्टर माहेश्वरी ने बताया कि एक्सरसाइज करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं उसे, तो अधिकतर सिम्टम्स 70-80% सही हो जाते हैं। लेकिन यदि हार्ट रेट का बढ़ना उनके प्रॉब्लमेटिक कर रहा है, जो डेली एक्टिविटीज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जैसे उनके घर के काम करने में, ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी में, तब वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कॉमनेस्ट कॉज एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव की वजह से ज्यादा कॉमन होता है, या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर जैसे थायराइड डिसऑर्डर, इससे भी हो सकता है। तो पोस्ट कोविड तभी कहते हैं जब ये सारी पॉसिबिलिटीज हम रूल आउट कर लेते हैं और हमको कोई और कारण नहीं मिलता है हार्ट रेट बढ़ने का कोविड इन्फेक्शन के बाद, तभी हम कहते हैं कि ये पोस्ट कोविड रिलेटेड है। अदरवाइज बहुत सारे दूसरे कारण भी इसके हो सकते हैं। लंग प्रॉब्लम के लिए जैसे आप कह रहे हैं, लंग फाइब्रोसिस, यूजुअली पेशेंट जो वेंटिलेटर पे रहते हैं या फिर सीवियर कोविड इन्फेक्शन जो डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा कॉमन था, उन ऐसे केसेस में ज्यादा देखा गया। और यदि पेशेंट्स को चलने में सांस फूलती है या पेशेंट्स अपने नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर पाता है जो पहले कर लेता था, तो ऐसे पेशेंट्स को पल्मोलॉजिस्ट से एक बार चेकअप कराना चाहिए कि पेशेंट्स को सही में लंग फाइब्रोसिस, परमानेंट लंग फाइब्रोसिस हुई है कि नहीं है, क्योंकि लंग भी बहुत इलास्टिक स्ट्रक्चर है जो अधिकतर केस में रिकवर कर जाता है, अनलेस इन द ओल्ड एज में ऐसा प्रॉब्लम करता है। ठीक है सर। डॉक्टर एमसी मिश्रा, एक बहुत सामान्य सा सवाल है एक आम आदमी का कि हमने तो आज तक बचपन से लेकर के अभी तक न जाने कितने वायरल डिजीज के बारे में जाना है जो वायरस की वजह से हमें बीमारियां होती हैं, लेकिन क्यों ऐसा है कि कोरोना वायरस का अगर अटैक होता है तो बाद तक भी इसका असर रहता है? क्या बाकी भी वायरल डिजीज में ऐसा होता है या सिर्फ और सिर्फ कोविड में ही ऐसा देखा गया है? मैंने यही कहने की कोशिश की थी कि ये जो पोस्ट कोविड सीक्वली है, ये कोई नई चीज नहीं, क्योंकि कोविड आया एक पेंडेमिक में आया और ये महामारी का रूप लिया, तो इसलिए इसके ये टर्मिनोलॉजीज आई हैं। अदरवाइज अगर आप देखें तो हम लोग वायरल फीवर को पिछले, जब से मैं 50 वर्ष से जुड़ा हूं इस प्रोफेशन से, देख रहे हैं हम। पहले भी मायोकार्डाइटिस भी होती थी वायरल, पहले भी गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन होता था, पहले भी एनकेफेलाइटिस होती थी और अभी भी होती है। कोई ऐसा नहीं है कि बंद हो गई एनकेफेलाइटिस होना वायरल, या फिर और जो लिवर को अवसर करे या किडनी को करे, क्योंकि कोई भी इन्फ्लेमेशन शरीर में, बैक्टीरियल या वायरल, शरीर के किसी भी हिस्से को असर कर सकता है, हेड टू टो, फ्रंट एंड बैक। इसमें लोगों को, चूंकि कोविड का जो शुरू हुआ वो हुआ निमोनिया से, तो ये प्रीडोमिनेंटली लंग्स में नीचे जाके जो इन्फ्लेमेशन होता है, जिसमें एल्वेलाई इफेक्ट हो जाते हैं, साइटोकाइन रिस्पॉन्स होता है, उसमें जो वो रिलीज होता था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। एकदम से लंग्स उनके ओपेक हो गए, फिर उसमें उनको दवाई दी और कुछ लोग उससे रिकवर भी कर गए। लेकिन उसके लिए हमको लॉन्ग टर्म प्लानिंग अपनी करनी होगी, सभी को अपने स्वास्थ्य के लिए, एक तो होने से पहले और एक होने के बाद। और उसमें आपका मनोबल बहुत मायने रखता है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, उसमें चाहे कोविड हो या कोई और बीमारी हो। आपका अगर मनोबल ऊंचा है तो आप निकल आएंगे गंभीर से गंभीर बीमारी से भी। ये हमने देखा है, सर्जरी के बाद भी ये हमने देखा है कि जो लोग डिप्रेस हो जाते हैं सर्जरी के बाद, उनकी रिकवरी इफेक्ट होती है एडवर्सली, विपरीत तरीके से। और जिन लोगों को जो चीयरफुल रहते हैं, दूसरे दिन आप जाइए, बैठे मिलेंगे, चलते हुए मिलेंगे, पूछो तो कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, दर्द भी नहीं कहेंगे। कुछ पेशेंट है वो पकड़ के बैठ जाते हैं। वही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हम करते हैं सबकी, उसमें एक जना है उसका पता ही नहीं लगता इसका ऑपरेशन हुआ है कल। इसका मतलब डॉक्टर मिश्रा, आप ये कहना चाहते हैं कि हमें मानसिक तौर से मजबूत रहने की जरूरत है, अपने विल पावर को स्ट्रांग करके रखने की जरूरत है। विल पावर स्ट्रांग है तो बहुत सी चीजें बेहतर हो जाएंगी। मैं हेडलाइंस ले लेता हूं, यहीं से आप अपनी बात और भी आगे बढ़ाइएगा। हेडलाइंस का वक्त हो चला है, लेकिन याद रखिए हमारा सरोकार आपकी सेहत से है, और आपकी सेहत का जहां तक सवाल है तो अगर कोरोना से रिकवर होने के बाद भी आपको दिक्कतें पेश आ रही हैं तो मेरे साथ में रहिए। इंडिया न्यूज ने अरेंज की है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, पूरे देश के 5 बड़े डॉक्टर्स का एक ऐसा पैनल जो पोस्ट कोविड ओपीडी में आपके लिए इस वक्त बैठा है, वो भी याद रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस।
इंडिया न्यूज ने आपके लिए ऑर्गेनाइज की है पोस्ट कोविड ओपीडी। पोस्ट कोविड ओपीडी का मतलब यह है कि आपको अगर कोरोना से रिकवर हो जाने के बाद या कोरोना की रिकवरी के दौरान कोई शारीरिक दिक्कत आ रही है तो आपको हमारे पैनलिस्ट को सुनना चाहिए। एक बार रीइंट्रोड्यूस कर देता हूं जितने भी गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली, आप देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स। डॉक्टर शरद सिंघी, कोविड एक्सपर्ट। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ। और डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, निदेशक न्यूरोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल साकेत, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहसिन वली, एक और सवाल आया है अभी सोशल मीडिया के जरिए। एक आम दर्शक आपसे यह पूछना चाहता है कि किस पद्धति में पोस्ट कोविड का बेहतर इलाज है, एलोपैथी में, आयुर्वेदिक में, होम्योपैथिक में या नेचुरोपैथ में? देखिए, ये सवाल तो बहुत जायज है इनका। हमारा देश इतना विशाल है, हमारे यहाँ खुद आयुष विभाग ने इसमें बहुत काम किया है और पद्धतियां एक नहीं अनेक हैं, लेकिन सिम्टम्स के हिसाब से, लक्षणों के हिसाब से और कितनी इमरजेंसी है उसके हिसाब से आप ऑक्सीजन को क्लासिफाई नहीं कर सकते कि एलोपैथिक दवा है या यूनानी दवा है या ये आयुष की दवा कौन से पद्धति में जाएगी। तो ऑक्सीजन है, ये प्राण वायु है। बड़ा अच्छा नाम दिया मेरे कुछ दोस्तों ने इसको, प्राण वायु। तो जो प्राण वायु है और प्राण वायु जैसी जो भी चीजें हैं वो कहीं से भी मिले, सार को गाही ले, थोथा दे उड़ाए। हमको उस समय ये नहीं देखना है कि हमको कौन सी पद्धति में जाना है, डिक्लासिफाई कर देना है अपने लक्षणों को और जो लक्षण है उसको हमको उसके हिसाब से इलाज लेना है। देखिए, अगर किसी की सांस फूल रही है, उसको ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, तो इसमें कोई चीज भी काम नहीं आएगी अलावा इसके कि उसको मशीन के जरिए सांस लिया जाए, जिसको हम वेंटिलेटर कहते हैं। मेरे को खुद बहुत हाई प्रेशर ऑक्सीजन पे रखा गया था, करीब 14 दिन। तो इसलिए इसमें पद्धति की बात करना इस समय मैं सोचता हूँ कि ये पोस्ट कोविड के बाद या कोई हेल्थ इश्यूज के बाद, हमने खुद ही अभी बात की है प्राणायाम की, हमने अभी बात की अनुलोम विलोम की, हमने अभी व्यायाम की बात की है। अब व्यायाम को आप आयुर्वेदा से जोड़िए, फिर व्यायाम को एक्सरसाइज कहिए, तो फिर एलोपैथी से जोड़िए। तो इसमें बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हैं कि बस बोल रहा हूँ जी, इसको डिक्लासिफाई करिए और इसके लक्षणों के हिसाब से करिए। देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि कलौंजी जो हमारी काला दाना, काला जीरा होता है, उसमें भी थ्रोम्बोलिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं और उसको भी खाने से इसकी जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है कम होते हैं। लेकिन हमने इस पे बहुत कम रिसर्च की है, अर्जुन पे हमने बहुत कम रिसर्च की है। तो ये जो प्रश्न है, इसकी दिशा को देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, हमने सब चीजों की बात कर रखी है। हमने हल्दी पद्मश्री डॉक्टर एम वली से मेरी पिछले कई दशकों में कई बार बात हुई है। एक बड़ी अच्छी बात है, हमेशा पद्मश्री डॉक्टर मोहम्मद वली मुझे ये कहा करते, मोहसिन वली कहा करते हैं कि ठीक है, अगर आप एलोपैथ भी जा रहे हैं लेकिन आपको बैक टू बेसिक्स भी समझना होगा, आपको अपने आयुर्वेद को भी समझना होगा, आपको अपने नेचुरोपैथ को भी समझना होगा, आपको अपनी जमीन को भी समझना होगा, आपको अपनी जड़ी बूटियों को भी समझना होगा। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी ने कहा है जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हल्दी का एक्सपोर्ट बढ़ गया है जी, इसमें कुछ तो बात है जो हल्दी और नीम का प्रयोग अमेरिका जैसे देश में। अरे मैं क्या बताऊं डॉक्टर मोहसिन वली, पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली, मैं आपसे क्या बताऊं कि हल्दी वाला दूध मैं कभी पीता नहीं था, 9 महीने से पीना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा और बहुत बेहतर लगता है और नींद भी अच्छी आती है मुझे। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम बच्चों को और महिलाओं को कैसे परेशान कर रहा है? क्योंकि महिलाओं को लेकर के कई केसेस मेरे अपने घर में ही आए हैं कि कोरोना से रिकवर हो रही थी कई महिलाएं और उन्हें गॉल ब्लैडर में सूजन आ गई और ऐसी सूजन आई कि बहुत ज्यादा दिक्कत भी उन्हें पेश आने लगी है। ऐसे में क्या करें? जी देखिए, वैसे तो मैं ये बोलूंगी कि कोई ज्यादा फर्क महिलाओं और पुरुषों में नहीं है जहां तक की बात सिम्टम्स की है। और ज्यादातर हम ये देखते भी हैं कि जो ब्लड पैरामीटर्स होते हैं वो महिलाओं और पुरुषों में काफी हद तक सेम ही दिखाई देते हैं पोस्ट कोविड। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि अगर पेट में दर्द हो रहा है या बहुत ज्यादा खट्टी डकारें आ रही हैं या जो है आपको उल्टी दस्त जैसी समस्या सामने आ रही है, तो इस स्थिति में आपको जरूर किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है या अपने डॉक्टर से जो है परामर्श करने की जरूरत है। क्योंकि इसमें हम ये देख रहे हैं कि कभी गॉल ब्लैडर में जो है स्टेसिस होने की वजह से जो है दिक्कतें सामने आ सकती हैं या लिवर इंजरी भी इसके द्वारा देखी जा रही है, और जो कि हम आमतौर पे वायरल डिजीजेस में देखते हैं। डेंगू जैसी बीमारी में भी हम ये परेशानियां देखते हैं। तो वायरल डिजीजेस में ये स्वाभाविक तौर से ये परेशानियां होती ही हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यही है कि जब तक आपको लग रहा है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो छोटे मोटे हैं, आपका बाकी जो जीवन है वो चल पा रहा है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत सामने नहीं आ रही है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब आपको लगता है कि आपका जीवन प्रभावित हो रहा
रहा है, आपको नींद ठीक से नहीं आ पा रही है, अब इसकी वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, या दिन भर जो आपका रूटीन है उसमें अवरोध आ रहा है, तो फिर डेफिनेटली हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि फिर कुछ जांचें होती हैं जो करनी जरूरी होती है, और कुछ ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक या जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो चलाने की जरूरत होती है, और तब हमें देखना पड़ता है कि हम आगे क्या करें। और ये ओके मैम, डॉक्टर शरद सिंह जी, बहुत जल्दी आपसे एक चीज ये जानना चाहूंगा मैं कि कई ऐसे केसेस आए हैं जहां कोरोना से रिकवरी के दौरान कोई भी पेशेंट हार्ट पेशेंट बन गया, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ गया। हालांकि ट्राइग्लिसराइड के बारे में कहते हैं कि बहुत हद तक कई बार आनुवंशिक तरीके से भी आता है और आपके लाइफस्टाइल से भी यह ट्राइग्लिसराइड प्रभावित रहता है, लेकिन आमतौर पर डॉक्टर कहते हैं कि स्टैटिन शुरू कर दीजिए, स्टैटिन शुरू कर देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप कंट्रोल में रहेंगे। क्या स्टैटिन जैसी दवाइयां का कोई साइड इफेक्ट है, या जो एलोपैथी के जो साइड इफेक्ट होते हैं इनसे बचने के लिए फिर क्या करना है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। दो आई एम ENT सर्जन, बट जितनी मेरे को ज्ञान है मैं उसमें बताना चाहूंगा। उससे पहले एक चीज मैं बहुत हाईलाइट यहाँ पे करना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि जैसे आपने डॉक्टर मिश्रा को एक सवाल पूछा था रिगार्डिंग कि पहले भी वायरस, डेफिनेटली जैसे कि मैं यहाँ हाईलाइट ये करना चाहूंगा कि पहले भी जैसे हम क्लासिफाई करते हैं वायरसेस को, तो न्यूरोट्रोपिक वायरसेस होते हैं कुछ, जैसे एब्स्टीन वायरस है, वो इवन कैंसर करता है, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा करता है। तो ऐसा नहीं है, ये सारे कुछ हैं, हर्पीज वायरस है, ये न्यूरोट्रोपिक वायरस है। न्यूरोट्रोपिक मतलब दे हैव लव फॉर द नर्व्स, दे हैव लव फॉर द ब्रेन, तो वो वहां पे जाते हैं, वो अटैक करते हैं। एक चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि पोस्ट कोविड या प्री कोविड इवन सनलाइट का एक्सपोजर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी उससे हमें फ्री में मिलता है, और विटामिन डी ने ये पता, रिसर्च काफी हुआ है कि विटामिन डी हीलिंग के लिए, इवन ब्रेन के रिकवरी के लिए, इवन पोस्ट जो इंजरी है, आईसीयू में पेशेंट है जिनको हेड इंजरी हुई है या कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी ब्रेन की कोई क्लॉटिंग हुई है, उसके बाद हीलिंग के लिए या इन जनरल बहुत हड्डियों के लिए भी विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। और सनलाइट में अगर आप 1 घंटा बैठे हफ्ते में 2 दिन तो फ्री में मिलता है, तो ये प्लीज सनलाइट को एक्सपोज करें अपने आप को, और विटामिन डी का अगर नहीं तो सप्लीमेंट लें। जहां तक आपका भी जो सवाल था प्रेजेंट आपका कि स्टैटिन, यस, अगर देखिए सब लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज हैं, अगर, और डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्लांट, मैं हमेशा हर पेशेंट को बोलता हूं, आप प्लीज प्लांट बेस्ड फूड ज्यादा से ज्यादा खाएं, एनिमल बेस्ड फूड कम कर दें, बिकॉज एनिमल बेस्ड फूड लेंगे तो लाइफस्टाइल डिजीजेज आज ना कल आपको होंगी ही होंगी। ठीक है, दैट मीन्स मैं नॉन, और ये स्टडीज आ चुकी हैं, अगर आप नॉनवेज, एग्स और मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आज नहीं तो कल आपको लाइफस्टाइल डिजीजेज होंगी ही होंगी। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, स्टैटिन्स का ये है कि लॉन्ग टर्म में आप अगर स्टैटिन्स लेते हैं तो इवन पेशेंट्स को स्टैटिन्स से तो चलो आपका मतलब क्या कहते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो डाउन हो गया है, LDL कोलेस्ट्रॉल, बट लॉन्ग टर्म में इवन देखा गया है कि उन पेशेंट को डायबिटीज हो जाता है, तो इंसुलिन रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत ही मतलब और भी कई साइड इफेक्ट्स हैं, बट हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए। जितना पहले आप अपनी लाइफस्टाइल को सेटल करें। यही एक वजह है कि मैंने अपने प्रोग्राम के बीच में भी, डॉक्टर सिंह ही, मैंने अपने प्रोग्राम के बीच में भी कह दिया था कि दवाइयां बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं लेनी है, डॉक्टर के पास आपको जाना है, अपनी परेशानी बतानी है। डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन, देसी भाषा में जिसे कहते हैं ना पर्चा, जब पर्चे में जो लिखा रहता है आपको वही दवाई करनी है। मेरे कहे हुए अगर मैं कुछ कहता हूं तो इसका मतलब आप ये समझें कि मैंने अपने जीवन का जो अनुभव आपके साथ में साझा किया, उसके हिसाब से बातें कर रहा हूं। डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, मैं फिर से अपनी बात करूंगा। मुझे जिंदगी में टाइफाइड हो चुका है, मुझे जॉन्डिस हो चुका है, 2 बार मैं पल्मोनरी कॉक्स से भी परेशान हो चुका हूं, लेकिन मुझ में डर नहीं पैदा हुआ। लेकिन कोरोना से रिकवर होने के दौरान भी और उसके बाद भी आज तक भी मुझे डर है, दोबारा कोरोना हो गया तो क्या होगा मेरा, ये फोबिया, इस डर से निपटने के लिए आम आदमी क्या करे? हाँ, ये आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत कॉमनली लोगों में हो गया है, क्योंकि बहुत सारे मरीज हम लोग के पास आते थे पोस्ट कोविड के बाद कि उनको सिम्टम्स इतने उनके स्पेसिफिक या प्रॉब्लमेटिक नहीं थे जिनको दवाई की जरूरत पड़े, लेकिन अधिकतर केस में साइकोलॉजिकली फोबिया, फियर या फिर तनाव की स्थिति, मेंटल फॉगीनेस, कंसंट्रेशन डिफेक्ट, ये बहुत कॉमनली देखा गया। और इसमें अधिकतर मैंने अपने पेशेंट्स को ये बताया कि यदि आप, जैसे डॉक्टर माहेश्वरी ने बताया कि आप पेशेंट्स यदि प्रॉपर डाइट लेता है, तो मैं अधिकतर एम्फेसाइज करता हूँ सारे पेशेंट्स को कि डाइट में हाई प्रोटीन डाइट लें, उसमें वेजिटेबल्स
प्लस ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करें, हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, सनलाइट, जैसे डॉक्टर सिंघवी ने बिल्कुल सही बोला कि सनलाइट का एक्सपोजर होना चाहिए, और या विटामिन डी, विटामिन लेवल अपने चेक करा लें, विटामिन B12, D3, विटामिन की प्रॉपर मात्रा लें खाने में, और नहीं तो सप्लीमेंट लें यदि आप खाना ऐसा नहीं ले पाते हैं। एक्सरसाइज ग्रेजुअली इंक्रीज करें, उसमें प्राणायाम एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होती है, जो मैं अपने जीवन में भी करता हूँ, अनुलोम विलोम, कपालभाति, और वॉक करना शुरू करें, डेली वॉकिंग और लाइट योगा एक्सरसाइजेस करें। उससे धीरे धीरे आपकी जितने भी ये सिम्टम्स हैं, दिक्कत सिम्टम्स, फोबिया भी उसी का, क्योंकि फोबिया और ये सब चीजें ब्रेन के अंदर केमिकल डिस्टर्बेंस होती हैं, ब्रेन के अंदर केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, जो कम हो जाते हैं और जो फोबिया क्रिएट करते हैं, एंजाइटी क्रिएट करते हैं। यदि हम ये सब चीजें फॉलो करेंगे तो इन केमिकल्स बेटर हो जाते हैं और फोबिया भी काफी कुछ हद तक सही हो सकता है। मेडिटेशन ऑल्सो एक बहुत अच्छी चीज है जिसको पेशेंट जो फोबिया के होते हैं कर सकते हैं, शवासन और मेडिटेशन, जो इसको दूर करने में काफी हेल्प करता है। ठीक है। डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डॉक्टर शरद सिंघी, डॉक्टर MC मिश्रा, पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली, आप देश के वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने लंबे वक्त तक देश की सेवा की है, बतौर किसी ने सर्जन के तौर पर, कभी न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर, कभी कोविड एक्सपर्ट के तौर पर, कभी डायरेक्टर एम्स के तौर पर। आप देश के बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, लेकिन मेरे लिए, मेरी टीम के लिए और दर्शकों के लिए आपने अपना बेशकीमती समय निकाला है, इसके लिए तहे दिल से आपका आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे देश की तरफ से शुक्रिया करना चाहूंगा और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह देश की आप सेवा करते रहें। लेकिन पोस्ट कोविड OPD अगर हमने आपके लिए ऑर्गेनाइज की थी तो इसका मकसद सिर्फ एक था कि आप किसी भी तरह के भ्रम में ना पड़ें, आप किसी भी तरह का फोबिया अपने दिमाग में क्रिएट ना करें, अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी अपनी मजबूत करें। हो सके तो योग करें, प्राणायाम करें, नेचुरोपैथ की तरफ अगर जाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, बैक टू बेसिक्स आप जाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा सेहतमंद रहेगा। इसी सरोकार के साथ इजाजत चाहूंगा। नमस्ते।